हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आज के क्लास में एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट हमने आपको दिया था वीडियो, वो फर्स्ट पार्ट है, उसी से कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास में। एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। टी आपका क्या है? टॉपिक है टी। ओके, तो टी कैसे है? टी 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 इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। टी जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, यानी कि टी वाले काम में सबसे ज्यादा जो है लेबर का वर्क होता है, लेबर इंटेंसिव वर्क होता है टी उगाने में। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए टी जो है हमारे देश में ब्रिटिशर्स लेके आए थे। कौन लेके आए थे? ब्रिटिशर्स लेके आए थे। और हमारे आज जितने भी टी के इंडस्ट्रीज हैं, सब उसके ओनर कौन है? इंडियन ओनर है। ठीक है, टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ये होती कहाँ है? ये आसाम में, हिल ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में होती है, तमिलनाडु में होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसके अलावा केरला में भी होती है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो भारत में ही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। हमारे देश में यहाँ पर भी चाय पैदा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा चाय जो है हमारे ईस्टर्न साइड में, आसाम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और वेस्ट बंगाल में पैदा होती है। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं ऊपर, कॉफी में आते हैं। कॉफी क्या है बेटा? इन 2008 में इंडिया ने प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन, यानी हमारे देश में 3.2% जो है पूरी वर्ल्ड में जितनी भी कॉफी पैदा होती है उसका 3 पॉइंट जो है 2% हमारे देश में पैदा होता है। इट इज कल्टिवेटेड इन नीलगिरी। कहाँ पैदा होता है? नीलगिरी, जहाँ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, यानी कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में जो है ये चाय सॉरी कॉफी जो है पैदा की जाती है। बात समझ आ रही? इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ? हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर नाम, फल, इसमें फल और जो सब्जियां पैदा की जाती हैं। इन 2008 में इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। हमारे देश में पैदा होती हैं वर्ल्ड में, लेकिन आफ्टर चाइना, क्योंकि चाइना इसमें भी नंबर वन पे है। इस चैप्टर में ज्यादातर जो है चाइना नंबर वन पे है, हमारा स्थान सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, मैंगोज जो है कहाँ कहाँ पैदा होता है? आपको मालूम होना चाहिए, महाराष्ट्र में पैदा होता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, तो ये हमारे आम पैदा होते हैं मैंगोज की, और कई प्रजातियां होती हैं। ऑरेंज जो है नागपुर में पैदा होता है। ठीक है, चेरापूंजी में भी ऑरेंज होता है। इसके अलावा जो बनाना की बात करें, बनाना जो है केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में, ठीक है, तमिलनाडु में। और लीची और जो गुआवा होती है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में पैदा होती है, ये याद रखिएगा। पाइन एप्पल जो है वो हमारा मेघालय में पैदा होता है। ठीक है, ग्रेप्स जो होता है बेटा वो आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। और तेलंगाना में भी अंगूर पैदा होते हैं। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र में भी पैदा होता है। एप्पल हुआ, पियर्स हुए, एप्रिकॉट हुआ, वॉलनट हुआ, ठीक, जितने भी हमारे जो मेवा होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर में पैदा होते हैं और हिमाचल प्रदेश में पैदा होते हैं। ठीक है, या और इसकी बहुत डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया प्रोड्यूस 13% जो है वर्ल्ड्स वेजिटेबल। हमारे देश में दुनिया का 13% जो है, कितने परसेंट? 13% जो है सब्जियां हमारे देश में पैदा होती है। समझ में आ गई? इतना याद रखेंगे। आगे चलते हैं नॉन फूड क्रॉप में। ठीक है, नॉन फूड क्रॉप में क्या होती है? जो खाने की नहीं आती हैं, ये नॉन फूड ना मतलब ही यही है, जो खाने के काम में नहीं आती हैं। जैसे कि रबर हुआ हमारा, तो रबर जो है इट ग्रोज इन मॉइस्ट, जहाँ नमी होती है, जहाँ ह्यूमिड होता है, क्लाइमेट में होती है। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ पानी गिरता है वहाँ पर होती है। और इसको टेम्परेचर 25 डिग्री, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, 25 डिग्री।
25 डिग्री जो है अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। ये कहाँ होता है रबर? केरला में होता है, तमिलनाडु में होता है, कर्नाटका में होता है, अंडमान निकोबार, ठीक है, आइलैंड में होता है। और इसके अलावा जो है बेटा गारो हिल्स, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया हिल है मेघालय में, तो गारो हिल्स में होता है, रबर पैदा किया जाता है। इंडिया जो रैंक है 4th है पूरे वर्ल्ड में, जो नेचुरल ये रबर पैदा होती है उसमें हमारे इंडिया की जो रैंक आती है वो 4 नंबर पे है। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं बेटा। आगे हमारा जो है नंबर 2 पे आता है नॉन फूड में, वो आता है हमारी नॉन फूड में आता है फाइबर क्राफ्ट। फाइबर में क्या आते हैं? सिल्क होता है। आपको मालूम होना चाहिए सिल्क जो होता है, जो है वो मलबरी ट्री होता है, शहतूत का पेड़। उस शहतूत के पेड़ में जो है सिल्क वार्म पाला जाता है, जो उनकी पत्तियों को खा करके क्या ऑप्शन निकालता है? कैकून। और उसी कैकून की मदद से सिल्क बनता है। तो सिल्क वार्म जो है वो क्या खाता है? शहतूत की पत्तियां खाता है, लिखा है ना फीड ऑन मलबरी लीव्स खाता है। और उससे मिलने वाला पदार्थ जो होता है कैकून, और उसी से हमारा क्या बनता है? सिल्क बनता है। रीडिंग ऑफ सिल्क वार्म टू प्रोड्यूस सिल्क फाइबर, सिल्क बनता है, और इसलिए इसको सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर जब भी आएगा तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर सिल्क फाइबर की बात हो रही है। सेरीकल्चर में सिल्क आता है, दोनों एस एस से हैं तो आपको याद रहेगा सेरीकल्चर मतलब सिल्क, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉटन में। अगली क्या है? कॉटन। इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। फिर आ गया चाइना के बाद। इन 2008 का ये आंकड़ा है, यानी कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है। हमारे देश का कॉटन बहुत मशहूर है, बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इन 2008 में चाइना के बाद हम सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं। फिर लिखा हुआ है इट ग्रोज वेल इन ड्राई पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल एंड डेक्कन प्लेटू। अर्थात ये जो है अच्छा ग्रो करता है जहाँ ड्रायर पार्ट होता है, और ब्लैक जो कॉटन होता है वो ब्लैक सॉइल में ज़्यादा अच्छा पैदा होता है। इसलिए डेक्कन प्लेटू वाले पार्ट में जो है हमारा कॉटन पैदा होता है। इसके बाद है इट रिक्वायर्ड एलिवेटेड टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल इरिगेशन 210 3 डेज, यानी कि इसमें जो है टेम्परेचर थोड़ा एलिवेटेड चाहिए, रेनफॉल जो है हमारी ज़्यादा ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, इरिगेशन होना चाहिए। और लगभग इसमें ध्यान देने वाली बात ये है 210 दिन जो है फ्रस्ट फ्री होना चाहिए, यानी कि कोई भी कोहरा पाला नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। सनशाइन कैसे होनी चाहिए? ब्राइट, हाँ, खूब धूप की रोशनी, क्योंकि इसमें चीरा लगाया जाता है तो तब इसमें वो निकलता है फाइबर, कॉटन के फाइबर निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है? इट इज ए खारिफ क्रॉप। ये कौन सी क्रॉप होती है? खारिफ क्रॉप होती है, और ये होती है जो है 6 to 8 मंथ टू मैच्योर। इसको तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं, तब खारिफ फसल जो है कॉटन तैयार होती है। तो कॉटन अगर आपको चाहिए टेक्सटाइल मिल के लिए, कपड़े बनाने के लिए जो है कॉटन जरूरी है, तो उसको लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। मेजर स्टेट कौन कौन से आते हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। तो ये हमारे जो स्टेट हैं जहाँ पर कॉटन पैदा होता है। इसके अलावा जो है हमारा तेलंगाना है, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी होता है, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद जो है अगले हम लोग चलते हैं जूट में। जूट को जानेंगे क्या है? तो जूट जानने के लिए क्या है? हाँ, जूट जूट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जूट क्या है? इसको बोलते हैं इट इज नोन एज ए गोल्डन फाइबर। इसको हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। आप देखते होंगे ना सोने की तरह दिखती है, इसका नाम गोल्डन पड़ गया है, सुनहरी। एलिवेटेड टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है एलिवेटेड चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। कोई ऐसा नहीं है कुछ ज़्यादा ही चाहिए, एलिवेटेड कम ज़्यादा चलता रहता है। और वेस्ट बंगाल में होता है, बिहार में होता है, आसाम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। यहाँ पर जो है हमारा क्या होता है? जूट पैदा होता है। समझ में आ गई? इसके बाद चलते हैं आगे। टेक जो है हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इसको समझना, इसको आप समझिएगा।
क्योंकि हमारी ज़मीन पे जो है, ज़मीन को टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है और कुछ ऐसी संस्थाएँ हों, जो हमारी ज़मीन पर जो है रिफ़ॉर्म कर सकें, ताकि हमारी पैदावार बढ़े, ग्रोथ हो। तो इसके लिए जो है द मेन फ़ोकस जो होता है फर्स्ट ईयर प्लान गवर्नमेंट ने जो है लैंड रिफ़ॉर्म के रूप में लॉन्च किया था। और आपको मालूम होगा फर्स्ट ईयर प्लान जो है 1950 51 में हुआ था। गवर्नमेंट ने हर 5 साल के लिए एनालाइज़ करती है सरकार कि हमारी ग्रोथ क्या है, ठीक है? तो उसके लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1950 से 51 में लॉन्च किया गया था, वो आप याद रखिएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर रिफॉर्म इन 1960 एंड 1970। हमारे भारत सरकार ने जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है 1960 में, 1970 में किया था। और क्यों किया था? क्योंकि इसका मकसद था एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना। बात समझ आ रही है? इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बाद क्या है? लिखा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ, इसको हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन को, वर सम ऑफ द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है सरकार ने अडॉप्ट की है। और क्यों की है? क्योंकि जो है हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने अनाज खूब पैदा किया। व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, इसमें दूध का भंडार हुआ, खूब दूध पैदा किया गया। समझ में आ रही है? चौथा पॉइंट क्या है? इन 1980 एंड 1990s में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। क्योंकि सरकार ने देखा कि जो प्रोग्राम पहले चलाए गए थे, वो कुछ ही स्टेट में लागू हुए। कुछ ही स्टेट में तो अच्छा काम किया, लेकिन बाकी का क्या होगा? तो सरकार का तो मकसद होता है पूरे देश में अच्छा रिफॉर्म हो। इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 से 1990s में चलाया गया, इनिशिएट किया गया। विच इंक्लूड द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म, जिसमें इंस्टीट्यूशनल भी रिफॉर्म हो सके और टेक्निकल भी रिफॉर्म हो सके। बात समझ आ रही है? के बाद क्या है? लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं लाइक प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड्स, साइक्लोन, ठीक है? और फिर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फ्लड, सॉरी फ्लड कर रहे हैं, हाँ फ्लड लिखा हुआ है। एक मिनट, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक। साइक्लोन है, फायर है, डिसीज है, एस्टेब्लिशमेंट, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और क्या लिखा हुआ है? बैंक प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू फार्मर एट लोअर रेट। ये सारी चीजें सरकार ने इसलिए की हैं ताकि अगर किसान का सूखे पड़ने में फसल खराब हो जाती है, या बाढ़ आने में, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, या साइक्लोन या आग लग जाती है, या किसी डिसीज के कारण उसकी फसल खराब होती है, तो कम से कम उसको इंश्योरेंस तो मिले, उसको इंश्योरेंस मिले, ताकि उसका पैसा मिले। इसलिए और गांव में जो है ग्रामीण बैंक जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, बैंक स्टेब्लिश किए हैं, ताकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है किसानों को आसानी से लोन मिल सके और वो अपना काम कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, इसी को आगे करते कंटिन्यू करते हुए इसमें ये ध्यान रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको केसीसी बोलते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जिसको पैस बोलते हैं, PAIS, ये सरकार ने लागू किया। ये दो स्कीम है, केसीसी और पाएस। PAIS जिसको बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये खास तौर पर रूरल में किसानों के लिए सरकार ने लागू किया गया था। उनको बेनिफिट मिले, किसानों को नुकसान ना हो, उनको बेनिफिट मिले। बात समझ आ रही है? बेनिफिट के लिए ये लागू किया गया है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है बेनिफिट में क्या किया गया है, तो आप बता सकते हैं। तो आगे क्या है? लिखा हुआ है द गवर्नमेंट also announce minimum supporting price and remunerative and procure- procurement prices for important crop which help to increase the farmers profit। ये सरकार ने लागू किया एंड प्रमोट देम टू ग्रो मोर क्रॉप। अर्थात सरकार ने जो है हर एक अनाज के लिए, हर एक चीज के लिए MSP तय कर दिया है। क्या तय कर दिया? जिसको मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस बोलते हैं, MSP बोलते हैं, ताकि किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ना होने पाए। उनको ये मालूम हो कि हमारी चीज का ये इतना मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सरकार तो दे रही है। अगर उससे ज्यादा मिलता है तो वो बेच लेंगे बाजार में, और उससे कम देते हैं तो सरकार को ही दे देंगे।
तो इसलिए उनको प्रोक्योरमेंट के लिए उनको एमएसपी तय किया जाता है हर चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे मान लो गेहूँ है, सरकार ने कह दिया ₹25 में हम लेंगे, तो उसका मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस ₹25 पर केजी रख दिया। इससे अगर ज़्यादा मिलता है तो ऑब्वियस बात है कि किसान जो है मार्केट में बेच लेंगे, और इससे कम मिलता है तो वो गवर्नमेंट को ही बेच देंगे, तो गवर्नमेंट ही ले लेगी, क्योंकि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सरकार ने तय कर रखा है। तो बाज़ार में भी इससे कम तो नहीं देंगे, तो इसलिए किसानों का जो है एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने पाएगा। आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन को। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, इसमें क्या है? इन 2010 एंड 11 अबाउट 52% टोटल वर्क फोर्स ऑफ इंडिया, हमारे जो भारत में जो काम करने वाला वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉयड है, वो कहाँ है? फार्मिंग में। समझ में आ रही है? लगभग 52% जो लोग हैं फार्मिंग करते हैं। फिर लिखा हुआ है मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर शुगर करेंट, लगभग आधे से ज्यादा हमारे देश की जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। बात समझ आ रही है? हाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको आईसीएआर बोलते हैं, सरकार ने इस्टेब्लिश किया है। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको आईसीएआर बोलते हैं। सरकार ने कई सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनाई है, वेटरनरी बनाया है, जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए हैं, ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर बनवाए गए हैं। केवल केवल वो भी नहीं है, फार्मिंग को ही नहीं देखा गया, जानवरों को भी देखा गया आसपास। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, फल फ्रूट सब्जियों के लिए डेवलपमेंट के लिए रिसर्च सेंटर बनाए हैं। डेवलप इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजिकल, मौसम में भी जो है किसानों को मालूम पड़े, इसलिए मेट्रोलॉजिकल भी रिफॉर्म किए हैं। और समय समय पर रेडियो और टेलीविजन में वेदर फोरकास्ट होते रहते हैं, ताकि किसानों को मौसम के बारे में जानकारी पहले से ही मिल जाए और सही तरीके से वो एग्रीकल्चर करें। इसके बाद आता है अगला टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। बहुत अच्छा टॉपिक है। इफ एनी सेगमेंट ऑफ आवर population does not have this that segment suffer from lack of food security। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो पॉपुलेशन का जो सेगमेंट है डज नॉट हैव दिस एसेस, दिस सेगमेंट क्या करता है? सफर करता है लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। अगर हमने पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हमने फूड का इंतजाम नहीं किया तो हमारे देश में लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी हो जाएगी और लोग भूखमरी से तबाह हो जाएंगे, मरने लगेंगे। इसलिए सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने एक फूड सिक्योरिटी तो मुहैया कराएं। द रिमोट एरियाज ऑफ कंट्री आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई। जो हमारे पिछड़े हुए इलाके होते हैं अक्सर वो सामना करते हैं, कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, अनसर्टेन फूड की सप्लाई होती रहती है। ठीक है, इसको द गवर्नमेंट हैज रिस्टोर टू कंपोनेंट बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ये सरकार ने बनाए हैं। क्यों? टू इंश्योर फूड एबिलिटी, जिसको हम लोग कंट्रोल बोल देते हैं। तो इसी कंट्रोल के हिसाब से जो है लोगों को अनाज मुहैया कराया जाता है। बफर स्टॉक देश में स्टोर रखा जाता है, कहीं आपदा आ जाएगी तो उसी बफर स्टॉक से हम वहां पहुंचा देंगे। पीडीएस जो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोवाइड करता है फूड ग्रेन, लोगों को अनाज देता है। नेसेसिटी एट सब्सिडाइज प्राइस ऑफ पुअर, ताकि कम दाम में जो है लोगों को अच्छा खाना मिल सके, कोई भूखा ना रहे। हालांकि इस समय सरकार वो भी नहीं ले रही है, जिसका प्राइस रखा गया है ₹2 प्रति किलो गेहूं और ₹3 प्रति किलो चावल रखा गया था। लेकिन इस समय सरकार जो है देश की, वो ये भी पैसा नहीं ले रही है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड स्टॉकिंग फूड। हमारे देश की जो एफसीआई होती है, इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम होता है स्टॉक को बनाए रखना, फूड मुहैया कराना। ये सारा काम जो होता है एफसीआई का होता है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का इंश्योर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, और इसमें भी अहम भूमिका होती है कि पीडीएस में समय पर जो है अनाज सबको मिलता रहे। द एफसीआई जो है प्रोक्योर करता है फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्मर एट द गवर्नमेंट अनाउंस। और जो एफसीआई है जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो एमएसपी तय किया जाता है, उसी एमएसपी से जो है किसानों से वो अनाज को क्या करती है? खरीदती है सब्सिडाइज प्राइस में। समझ में आ गई? आगे चलते हैं। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे
इम्पैक्ट, क्या पढ़ेंगे? इम्पैक्ट पढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो ग्लोबलाइजेशन होता है उसका प्रभाव क्या पड़ता है? आफ्टर 1990s 1990 के बाद, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद फार्मर इन इंडिया, भारत में हैव फेस्ड न्यू चैलेंजेस। भारत ने कई सारे चैलेंजेस महसूस किए हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, अब वो क्या चैलेंजेस है, चलते आगे पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी। हम लोग ये सब चीजें तो पैदा करते ही हैं, स्पाइसेस पैदा करते हैं, मसाले पैदा करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर नॉट एबल टू compete विद द डेवलपमेंट। लेकिन हम अपने दूसरे देशों से compete नहीं कर पा रहे हैं। हम हमसे लोग जो है आगे हैं, बिकॉज ऑफ हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दिस कंट्रीज। क्योंकि यहाँ पर जो है इन देशों में जो है बहुत ज़्यादा हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर होती है, सरकार इसमें बहुत मदद करती है। ठीक है ना? फिर क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज एज ए पावरफुल सप्लीमेंट इन द इन्वेस्टिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड। और वो अच्छी किस्म के सीड का इस्तेमाल करते हैं, कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, जिससे उनकी जो प्रोडक्शन है बढ़ जाता है और ज़्यादा प्रॉफिटेबल देता है। हालांकि हम लोग भी कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीट, जितना कि दूसरे देश कर रहे हैं। तो इनफैक्ट वास्तव में ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वेग टुडे। आज जो है, जो क्या कहते हैं, आज क्या है, लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो हैं, आपको बता दे रहे हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, ये भी आप पढ़ लीजिए। लिखा है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो है पुराने समय की जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ, किस तरीके की होती थी, कितने प्रकार की। तो आपको बता दें, इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, हमने आपको बताया है, पढ़ाया है पिछले वीडियो में। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेजर प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेज यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स। अर्थात ये जो फार्मिंग होती है प्रिमिटिव, जिसको स्लैश एंड बर्न कहते हैं, एक छोटे से लैंड में होती है। ठीक है, यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स। और पुराने जो औजार होते हैं, हो, दाऊ, डिगिंग स्टिक्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है। फैमिली और कम्युनिटी लेबर आर इन्वॉल्व। इसमें करने के लिए जो परिवार के जो सदस्य होते हैं वही लोग काम करते हैं, क्योंकि खुद के लिए कंजम्पशन करने के लिए करते हैं। जमीन भी कम होती है, इसलिए एक्स्ट्रा कोई लेबर की जरूरत नहीं पड़ती। नेचर जो है प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस टाइप फार्मिंग। द प्रोडक्शन डिपेंड ऑन फर्टिलिटी, मानसून, सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंट कंडीशन। अर्थात इसमें जो होता है, किसान पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड होते हैं। नेचुरली उनकी ज़मीन फर्टाइल होती है, नेचुरली वो पानी का गेन करते हैं, और जो नेचुरल की जो कंडीशन होती है उस पर डिपेंड करते हैं। आगे क्या है, इट इज़ ए प्रैक्टिस इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। और ज़्यादातर ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती है वो आसाम, मेघालय और नागालैंड, मिजोरम में होती है। समझ में आ गई? फिर आगे लिखा हुआ है, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे खिल इज प्रिमेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में इसको खिल कहा जाता है वही नाम। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसको हिमालयन रीजन में खिल कहा जाता है। जैसे कुमारी इज प्रैक्टिस इन द वेस्टर्न घाट, इसी को हम वेस्टर्न घाट में कुमारी कहते हैं। बेवर, बेवर इज ए टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, तो इतना रखते हैं। ये जो हमारा एक क्वेश्चन आपको हमने बता दिया, ताकि आपको कैसे लिखना है, कितने पॉइंट लिखने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो 5 पॉइंट लिखने, 1 2 3 4 5 6 दिए हैं, लेकिन आप 5 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाए। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जो है इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।